जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 38। आज हमने चैप्टर 8 एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव था छोटा सा, कल हमने डिस्कस कर लिया था। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें, उसके बाद एमसीक्यूज। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके साथ, किताब बंद कर दें या बंद कर दें, कोई बड़ी अहम चीज़ आपको लगे काम की है वो नोट कर लें, वरना किताब बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था। अब तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमने। पहला क्वेश्चन, अंडर द प्रिविलेज ऑफ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अंडर द प्रिविलेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट 1870 ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कोजाई कॉन्ट्रैक्ट्स। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट्स का दूसरा नाम क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है ना, पढ़ा था। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्क्राइब, मुझे सिर्फ एग्जांपल बता दे कौन कौन से थे। सर एक वो एक ये बगैर मतलब वो हेडिंग्स क्यों नहीं याद किया? क्यों नहीं याद किया यार? ऐसे ना किया करें, याद रोज का काम रोज याद नहीं करते, आज करना है। पिछले पूरे 2 महीने का काम आज याद करेंगे आप, मुझे तो यही लग रहा है। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल्स, necessities of life supplied to minor or person of concerned mind। एक money paid to another person by interested person, money paid under influence or by mistake। 3 एग्जांपल हो गए। नॉन ग्रेजुएट एक्ट, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेजुएट एक्ट, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। ये 5 एग्जांपल थी, कल हमने डिस्कस की थी, 5 एग्जांपल थी। चलिए नेक्स्ट, कमेंट ऑन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड विद माइनर। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है कि नहीं। ए, मेरा तो ये ख्याल है माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो वाइड होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कंसेप्ट कंप्लीट नहीं, सही नहीं है। सही कंसेप्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं अगेंस्ट माइनर, लेकिन माइनर इनको इन्फोर्स करवा सकता है। लेकिन कुछ केसेस में माइनर के खिलाफ भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। जैसे इंसेस्टी ऑफ सप्लाई प्रोवाइड करें, उसकी प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर करवा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट वो पहले पढ़ा था, गार्डियन करता है माइनर के बिहाफ पे, माइनर की वेलफेयर के लिए, वो भी माइनर के खिलाफ इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो इसीलिए याद रखें, आपने ये माइनर बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि माइनर के एग्रीमेंट सारे वाइड है, इसको वाइड नहीं कर देना सबको। पहला है, मरियम ए माइनर बाइज मेडिसिन फ्रॉम जैन, मरियम हैज नो प्रॉपर्टी। रिकवर करवाए जा सकते हैं? नहीं करवाए जा सकते। क्यों नहीं करवाए जा सकते? क्योंकि पैसे रिकवर करवाए जाएंगे माइनर की प्रॉपर्टी से। है ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ? क्या मेडिसिन नेसेसिटी ऑफ लाइफ है? यस है, लेकिन पैसे रिकवर करवाए जाते हैं, माइनर की प्रॉपर्टी नहीं है, तो पैसे भी रिकवर नहीं हो सकते। क्लियर? ये बी, हबीब सप्लाइड नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू अरसलान ए माइनर। हबीब ने अरसलान को, माइनर था, नेसेसरीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की। बताइए क्या रिकवर करवा सकते हैं? बिल्कुल, अरसलान की प्रॉपर्टी से रिकवरी हो सकती है। किस प्राइस की? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की के रीजनेबल प्राइस की? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, रीजनेबल प्राइस से रिकवरी होगी। जी माइनर की प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया, तो बाय डिफॉल्ट हम यही एज्यूम करेंगे कि माइनर की प्रॉपर्टी है, और क्वेश्चन में लिखेंगे अमाउंट रिकवरी करवाई जा सकती है फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। ठीक है जी, आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो प्राइस रिकवर करवाई जा सकती है, अगर नहीं प्रॉपर्टी तो रिकवर नहीं। ये भी ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बन गया। दोनों ऑप्शन डिस्कस कर ली, लेकिन अगर एक ऑप्शन डिस्कस करनी है तो ऑब्वियस ऑप्शन कौन सी है? कि प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी ना हो तो क्वेश्चन में क्लियरली बताता है। सी, हबीब सप्लाइज नेसेसरीज टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अरसलान ए माइनर। रिकवर करा सकता है, यानी डिपेंडेंट्स ऑफ माइनर को अगर गुड्स नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई के, वो रिकवरी हो सकती है। यस, वो भी रिकवरी हो सकती है।
माइनर को प्रोवाइड करे या माइनर के डिपेंडेंट को, वो भी रिकवरी हो सकती है। अच्छा, माइनर के डिपेंडेंट को जो चीजें प्रोवाइड की वो माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर होगी कि डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी? माइनर की, क्योंकि उसके डिपेंडेंट है। शाबाश। डी, हबीब सब। अच्छा, ये आपने नहीं, कोई स्टूडेंट कहते हैं सर माइनर के डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, उसने क्या दिया है तो फिर है, ये नहीं सोचना कैसे हो सकते हैं। डी, हबीब सप्लाइड ए कोट विद डायमंड बटन्स टू अरसलान ए माइनर। तो डायमंड हो सकता है बहुत अमीर हो, नहीं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सबके लिए सेम है। तो डायमंड के बटन वाला कोड लग्जरीज ऑफ लाइफ है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती। माइनर के डिपेंडेंट को हमने कोई चीज़ प्रोवाइड की है, लेकिन माइनर के डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी है, माइनर की प्रॉपर्टी नहीं है, फिर क्या करेंगे? माइनर के डिपेंडेंट को कोई चीज सप्लाई की, माइनर की प्रॉपर्टी नहीं, डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी है। लॉ इसके बारे में हमारा सिलेबस साइलेंट है, लेकिन मेरी जजमेंट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये रिकवरी हो सकती है उनकी प्रॉपर्टी। उन्हें कहा जाएगा भाई माइनर को दरमियान से निकाल दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें चीज सप्लाई की है, निकालो पैसे, रिकवरी हो सकती। E, A purchased 11 coats for minor. Minor had sufficient clothes at that time. क्या ना? Necessities of life नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती। करेक्ट। आगे चलते क्वेश्चन 3। आजम सप्लाइज हबीब ए लुनेटिक, अनसाउंड माइंड with necessaries suitable to his conditions in life. Is Azam entitled for reimbursement? Yes, Azam, बस यही लिखेंगे, लिखेंगे entitled for reimbursement from property of हबीब। और कौन सी प्राइस रिकवर करवाएगा? शाबाश, ए क्लियर। बी की तरफ चलें, तैयार है? वसीम सप्लाइज द वाइफ, Wasim supplies to the wife and children of Said. Typing है. To the wife and children of Said a lunatic with the necessaries suitable to their condition in life. Is Wasim entitled for reimbursement? Yes, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क था जो पिछली स्लाइड में था? ना, वो माइनर के एग्जाम्पल थी, ये अनसाउंड माइंड की एग्जाम्पल है। और इसमें और बी में क्या फर्क है? ए में उस अनसाउंड माइंड वाले को नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है और बी में उसके डिपेंडेंट्स को। तो डिपेंडेंट को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करे, वो भी तो रिकवरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 4 ए पार्ट, बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय आजम ए जमींदार। ठीक है, लीज पे यानी रेंट पे, लीज तकरीबन रेंट ही मतलब होता है इसका लीगली, रेंट ही समझे इसको। रेंट पे प्रॉपर्टी ली, द रेवेन्यू पेएबल बाय आजम टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर्स। आजम जो कि मालिक था, उसने रेवेन्यू यानी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कोई पे करना था। हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा टैक्स पे नहीं कर रहे, तुम्हारी जमीन बेच के पैसे हम रिकवर करवाएंगे अपना टैक्स, बाकी पैसे तुम्हें दे देंगे। और एडवर्टाइजमेंट कर दी, जमीन बराए फरोख्त। अब किराएदार उधर कोई और है, काम कर रहा है, जमीन बराए फरोख्त। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच सेल विल बी द एनलमेंट ऑफ बाबर्स लीज। अब जब सेल होती है तो इसका मतलब यह होगा जो बाबर के लीज एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा। मालिक मकान ने टैक्स पे नहीं किया, जो घर को बेच दिया जाएगा तो किराएदार निकाल के बेचा जाएगा ना, यही सिचुएशन है। अब इसमें तो बाबर परेशान फिरेगा। बाबर क्यों परेशान फिरे? वो जो रेंट है उसके हाथ से निकल जाएंगे, उसके ऊपर तो वो खेती बाड़ी करता होगा। बाबर टू प्रिवेंट द सेल एंड कॉन्सिक्वेंट एनलमेंट ऑफ हिज ओन लीज पेज द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम आजम। बाबर इस लीज को कैंसिल होने से बचाने के लिए सम पे कर देता है, और आजम कहता है मैंने थोड़ी कहा था पे करने का, तुमने अपनी मर्जी से किया। ऐ बाबर, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि पे करो टैक्सेस, तुमने अपनी मर्जी से पे किए, तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है वापस करना। इज आजम बाउंड टू पे अमाउंट टू बाबर? क्यों? एक मिनट है, ये भाई मुझे बताएंगे ये केस कौन सा है?
और कोई अभी कहा था जिससे पूछूं वो बताए। प्यारे भाई अभी दरखास्त की थी कि जिससे पूछूं वो बताए। जी मेरे भाई आप बताइए, ये कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में से कौन सी एग्जांपल है? मनी पेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, उसकी कुछ कंडीशंस थे। क्या कंडीशंस थे? बाउंड बाय लॉ, लीगल लायबिलिटी होनी चाहिए। क्या ये टैक्सेस पे करना लीगल लायबिलिटी थी आजम की? यस। दूसरी कंडीशन क्या थी? टू प्रोटेक्ट ओन्स इंटरेस्ट, क्या बाबर ने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल अपनी लीज बचाने के लिए पेमेंट की। तीसरी कंडीशन क्या थी? नॉन वॉलंटरी। नॉन वॉलंटरी है ना, उसकी इंटेंशन है ना पैसे वापस लेने की। तीनों कंडीशन पूरी हो गई, रिकवरी हो सकती है। भाई एग्जाम में केस स्टडी में सिर्फ यस लिख देंगे कि तीनों कंडीशन पूरी करवाएंगे, सिचुएशन मैच करके जो सिचुएशंस है ना उसकी कंडीशन लिखनी है। आगे चले। बी, आजम पेज एरियाज ऑफ रेंट ऑफ बाबर वॉलंटरली टू वाइड डिस्प्यूट बिटवीन बाबर एंड हिज लैंडलॉर्ड। बाबर उसके लैंडलॉर्ड में डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा ना हो, सुलह पसंद। उसने सुना था किसी का लड़ाई झगड़ा खत्म करवाए जन्नत में घर मिलता है। उसने कहा जन्नत में घर लेते हैं और पे कर देते हैं रेंट को। कैन आजम रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम बाबर? क्यों नहीं? एक तो वॉलंटरी पे किया है और दूसरा वो वॉलंटरी का मतलब ग्रेचुअसी होता है। ये एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट की दो हेडिंग्स तो ना बनाए। वॉलंटरी का मतलब ग्रेचुअस कल बताया नहीं था, वो वॉलंटरी का मतलब ग्रेचुअस का बताया था ना। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ? वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है जिसको बचाने के लिए पेमेंट, वो तो दूसरों का आपस का रिलेशनशिप बचाने के लिए पेमेंट कर, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो बी में रिकवरी नहीं हो सकती। क्लियर? किसी को कोई इख्तलाफ? हाइब्रिड में किसी को कोई इख्तलाफ है तो बता दें। क्या इख्तलाफ है भाईजान, आपको बताएं इख्तलाफ। अच्छा ये ऐसे मैं समझा, ऐसे किया, ठीक है। बिलाल इंपोर्टेड गुड्स एंड स्टोर्ड इन अनम्स वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। बिलाल ने गुड्स इंपोर्ट की, अनम के वेयर हाउस में रखा, ड्यूटी पे नहीं की। कस्टम वालों ने छापा मारा, कस्टम अथॉरिटीज रिकवर्ड कस्टम ड्यूटी फ्रॉम अनम। उन्होंने अनम से कहा कस्टम ड्यूटी दो वरना तुम्हारा वेयर हाउस उसको हम बंद करने लगे हैं। कैन अनम रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बिलाल? अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ लें जो आगे चल के एक चैप्टर में हमारे काम आएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पे चीजें थी बिलाल की, कस्टम वालों ने अनम से कैसे रिकवरी कर दी? अनम ने ये नहीं कहा होगा कि मेरी चीजें नहीं है, मेरी चीजें तो नहीं है, जिसकी चीजें हैं उसको जाके पकड़े। वेयर हाउस एक कानून शहादत है, उसका एक रूल आपको बताता हूँ। रूल पता है क्या है? चोरी की चीज जिससे बरामद हुई वो चोर है। चोरी की चीज जिससे बरामद हुई वो चोर है। आपने अपने दोस्त से गाड़ी ली, आपने कहा मैं जरा इस्लामाबाद का चक्कर लगा के आता हूँ, ठीक है। मोटरवे पे जा रहे थे, वहाँ पे मोटरवे पुलिस ने रोक लिया, पता चला गाड़ी चोरी की है। बताइए वो किसको थाने बंद करेंगे, आपको क्या आपके दोस्त को? आप लाख कहते रहेंगे गाड़ी मेरी नहीं दोस्त से ली है, मेरी गाड़ी नहीं दोस्त से ली है, उसको पकड़ो। वो कहेंगे चोरी की चीज जिससे बरामद हुई वही चोर है, जिसके घर से बरामद हुई वही चोर है। तो ये रूल याद रखिएगा, आगे चल के मैंने लिंक करना है इसको एक कंसेप्ट के साथ। उसी तरह बताइए कस्टम वालों ने छापा मारा, स्मगलिंग की चीजें अनम के वेयर हाउस से थी, तो स्मगलर कौन है ना? कस्टम वालों ने कहा और कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ एक मसला है, क्या पैसे दे दे, कस्टम ड्यूटी दे दे। अनम ने कस्टम ड्यूटी पे कर दी, रिकवर करवा सकते हैं। कौन सा केस है? कोई केस नहीं है। ये क्या है फिर? केस नहीं है तो क्या है? फाइंडर ऑफ द गुड्स। शाबाश। फाइंडर कौन है? आना कल फाइंडर नहीं आया था। अच्छा जी भाई,
कौन सा केस है? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। तो बताइए इसमें रिकवरी का असूल क्या है? कंडीशन थी ना, क्या कंडीशन है? नॉन ग्रेजुएस होनी चाहिए, बिल्कुल हमने नॉन ग्रेजुएस पेमेंट की है। लीगल लायबिलिटी होनी चाहिए, लीगल है। अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट किया, उसने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, अपना वेयर हाउस बचाने के लिए पेमेंट किया है। तो इसका मतलब है अनम बिलाल से ये पैसे रिकवर करवा सकती है। तीनों कंडीशन केस के सोल्यूशन में लिखनी है। क्वेश्चन 5, आजम सेव्स बाबर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। आग लगी थी, आग से प्रॉपर्टी बचाई। कैन आजम गेट कंपनसेशन फ्रॉम बाबर? क्यों नहीं? कैसे पता चला ग्रेचुअस है? सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में पता चलता है। नॉर्मली किसी की घर में दुकान पे आग लगी हो बचाएं तो ऐसे नहीं दे होते, अनलेस के वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हों, जो कि नहीं होते। हमारे यहाँ इधर 1122 वाले आते हैं, लेकिन वो भी फ्री करते हैं काम, है ना। तो ये ग्रेचुअस एक्ट है, इससे रिकवरी। लेकिन फर्ज कीजिए, क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूं, बाबर जब वापस आए बहुत खुश हो, आजम को कहे तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी प्रॉपर्टी बचाई, मैं तुम्हें 50,000 रुपया इनाम दूंगा। अब लायबल है। अब ये कौन सा कंसेप्ट है? ये इस चैप्टर का कंसेप्ट नहीं है। एग्रीमेंट टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये किस चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर 3 में, 6 में, मेरा ख्याल है 3 में था। एक क्लियर है? अकरम एक कुली टेक्स द लगेज ऑफ बिस्मा एट रेलवे स्टेशन टू हर कैबिन विदाउट आस्किंग। बिस्मा ने कहा भी नहीं था, अकरम कुली था, सामान उठाया और उसके कैबिन की तरफ चला गया और उधर उसने जाके सामान रख दिया। बिस्मा डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, बिस्मा ने एतराज नहीं किया। कैन अकरम गेट कंपनसेशन ऑफ बिस्मा? क्यों भाई? बिस्मा कहेगी मैंने थोड़ी कहा था, अंकल मैंने तो नहीं आपसे ये कहा था, आप तो खुद अपनी मर्जी से सामान उठा के लेके आए हैं, मैं तो समझी कि आप वैसे ही लोगों की मदद करते हैं, इतने शक्ल से अच्छे नजर आते हैं, तो आप इसी तरह मेरी भी मदद कर रहे होंगे, मुझे पहले पता होता तो मैं आपको मना कर देती। भाई बिस्मा तो यही, जिसने पैसे ना देने वो यही कहानी कराता है ना। अब बताइए क्या पैसे अदा करेगा अकरम? क्यों? एक मिनट हारे, क्या अकरम को पैसे मिलेंगे? जिससे पूछूं वो बताए कौन सा केस है, कौन सा केस है? एग्रीमेंट टू पे, सॉरी, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट। नॉन ग्रेचुअस एक्ट की कुछ कंडीशंस थी ना, अब सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, अब कंडीशन बताना पड़ेंगी। नॉन ग्रेचुअस एक्ट की कंडीशन क्या थी? रिकवरी हो सकती है। पहला, एक्ट नॉन ग्रेचुअस हो। कैसे पता चला नॉन ग्रेचुअस है? कुली के लफ्ज से, कुली का काम ही यही होता है, कुली के लफ्ज से पता चला। कुली सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो पैसे लेते हैं, पता है कि नहीं पता आपको? तो ये नॉन ग्रेचुअस एक्ट था। दूसरी कंडीशन क्या थी? लॉफुल एक्ट होना चाहिए। क्या ये एक्ट लॉफुल है, सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना? लॉफुल एक्ट है। तीसरी कंडीशन क्या थी? कुछ तो बोल मेरे दोस्त, तीसरी कंडीशन क्या थी? एंजॉयड द बेनिफिट, यानी बेनिफिट्स। तो तीनों कंडीशन पूरी हो गई। अकरम को पैसे मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। अवैस, ए ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट अफाक्स हाउस बाय मिस्टेक। गलती से कुछ चीजें वो अफाक के घर पे छोड़ा। अफाक ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन। अफाक ने समझा ये मेरी ही चीजें हैं। कैन अवैस रिकवर द अमाउंट फ्रॉम अफाक? कौन सा वाला केस है? मिस्टेक वाला, ठीक है। अमाउंट आर गुड्स डिलीवर्ड अंडर कॉशन आर बाय मिस्टेक, तो रिकवरी हो सकती है बाय मिस्टेक गुड्स की। लीव्स गुड्स, लीव्स गुड्स का मतलब है उधर छोड़ आता है। बाय मिस्टेक भी लिखा हुआ आगे, आप कह रहे हैं जानबूझ के छोड़ गया, लीव से ये पता चल रहा है।
नहीं नहीं, लीव्स के मतलब समझने की बजाय पहले मिस्टेक का नोट कर ले लफ्ज। उसने क्लियरली कह दिया गलती से छोड़ा है। 7 Adil found a diamond ring at wedding reception of Bilal. Adil told Bilal and other guests about it with an intention to find the true owner. Can Adil retain the diamond ring? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है बिलाल रिटेन करेगा, शादी तो उसकी हो रही थी। बिलाल ने, अच्छा मेरा ख्याल है उस रिसेप्ट होटल का मालिक होल्ड करेगा, क्यों होटल तो उसका है। अच्छा मेरा ख्याल है ये अंगूठी अदील की हो गई, उसे अल्लाह ताला की जमीन से मिली, तो अभी नहीं, तो फिर क्या है, अदील रख तो सकता है लेकिन अमानत के तौर पे, अमानत के तौर पे, ठीक है। अमानत की इंग्लिश क्या है, बेलमेंट। बेलमेंट के तौर पे, अमानत के तौर पे रख सकता है, और वो ट्रू ओनर को ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा। कब तक ढूंढता रहेगा, जब तक वो मिल ना जाए। गलत, जब तक ढूंढने के एक्सपेंसेस 2/3 वैल्यू, 2/3 के 3/4 था, 2/3 था कि 3/2 था, पक्की बात है, 2/4 तो नहीं था, 2/3 तक वैल्यू तक खर्चात ना पहुंचा। जब 2/3 वैल्यू पे पहुंच जाएगा खर्चात, तो उसने क्या करना है, सेल करके क्या करेगा, अपने 2/3 पैसे अपनी जेब में रखेगा और 1/3 पैसे अमानत के तौर पे रख लेगा। ट्रू ओनर अब भी मिल सकता है, मिलेगा तो उसको वापस कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया, डील रख सकता है अपने पास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, अनम एंड बिलाल, अनम एंड बिलाल जॉइंटली, ओव का मतलब क्या है, मकरूज हैं, रुपीज कर्जा लिया है साइमा से उन्होंने। अनम अलोन पेज द अमाउंट टू साइमा, अनम ने, सिर्फ अनम अकेले ने साइमा को 100 रुपए अदा कर दिए। एंड बिलाल नॉट नोइंग दिस फैक्ट, और बिलाल को नहीं पता था कि अनम ने पैसे दे दिए हैं। पेज ₹100 ओवर अगेन टू साइमा, उसने 100 रुपए फिर साइमा को दे दिए दोबारा। साइमा ने समझा शायद मैंने कोई और भी 100 रुपए दिए होंगे, मैं भूल गई हूं, इसने याद रखा है, इसलिए इसने पैसे दे दिए। पैसे, जिसने पैसे आ रहे हों वो तो ऐसे ही सोचता है ना। साइमा ने 200 रख लिया। अब बताइए क्या रिकवरी हो सकती है, किस चीज की रिकवरी हो सकती है, केस कौन सा है, पेमेंट मेड बाय मिस्टेक। इसका मतलब है पैसे वापस अदा करने पड़ेंगे, ये तो हम सबको पता है। अब वो चीज जो कुछ को पता है कुछ को नहीं पता, साइमा ये पैसे किसको वापस करेगी, अनम को, बिलाल को, या दोनों को 50-50, बिलाल को, बिल्कुल, जिसने गलती से पैसे दिए हों उसी को वापस मिलेंगे। साइमा खुद इंसाफ नहीं करेगी बैठ के कि इसने आधे पैसे देने थे, इसने आधे देने थे, इसने पूरे दे दिए तो इसमें बांटो, ना ना ना, जिसने गलती से पैसे दिए उसको पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। क्लियर होती है बात। नेक्स्ट चलते हैं बी की तरफ। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट हमें ये कह रहा है कि रेलवे स्टेशन कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अप सर्टेन गुड्स टू द कंसाइनी। रेलवे कंपनी ने इनकार कर दिया कि हमने कंसाइनी को चीजें डिलीवर नहीं करनी, एक्सेप्ट जब तक के अपॉन द पेमेंट ऑफ एन अनड्यू चार्ज फॉर कैरेज, जब तक एक अनड्यू चार्जेस नहीं अदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा चीजें हमारे कब्जे में हैं, जब तक एक हाई अमाउंट पे नहीं करेंगे चीजें नहीं आपको देनी। रेलवे कंपनी वालों ने ये कहा। अब बेचारा फंस गया कंसाइनी, चीजें रिलीज करवाने के लिए क्या करना पड़ा उसे, पेमेंट करनी पड़ी। कंसाइनी पेज द सम चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स, ताकि उसे गुड्स मिल जाए। तो क्या जो पैसे पे करता है उसे वापस मिलेंगे, जो उसने एक्स्ट्रा पे किए मिलेंगे पैसे। कौन सा कंसेप्ट है, इंटरेस्टेड पर्सन वाला नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। रेलवे वालों ने, रेलवे कौन सी इंटरेस्टेड पार्टी थी, रेलवे वालों ने भाई जोर जबरदस्ती की ना, उसके साथ धमकी दी उसको, किसी की प्रॉपर्टी अपने पास जबरदस्ती रख लेना क्वेश्चन की डेफिनेशन में था कि नहीं था, हाँ,
कितने स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में जो इंशाल्लाह इस दफा पास होंगे, जिनको क्वेश्चन की डेफिनेशन आती है? क्वेश्चन की डेफिनेशन आती किसको है? पास सारे होना चाहते हैं, लेकिन पास होने के लिए जो मेहनत जरूरी है वो करना चाहता। पास सारे होना चाहते हैं ना, उसकी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। क्या है डेफिनेशन क्वेश्चन की? है कोई माई का लाल क्लास में जो क्वेश्चन की डेफिनेशन सुना दे? ये हाल है। और फिर आप पूछते हैं सर ये रिजल्ट इतना खराब क्यों आता है सीए का? इस वजह से खराब आता है। तो पैसे वापस मिल जाएंगे, क्लियर? ठीक है भाई, हमें क्या भाई, मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि नहीं समझाया? क्वेश्चन की डेफिनेशन बता दी थी, समझा दी थी, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि नहीं हुई? चलें, अब बाकी काम आपका था। अब जाहिर है हम याद तो नहीं कर सकते आपकी जगह पे, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। चाहे इस अटेंड में याद कर लें, चाहे अगली अटेंड में याद कर लें, बेफिक्र रहें। कोई लाजमी नहीं है इसी अटेंड में याद करना, लाजमी है तो कब करना है? आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते, आखिरी रात, कब याद करोगे? पेपर से पहले। पेपर से पहले पता नहीं पेपर से पहले आपका कब शुरू होगा पीरियड। हाँ जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन 9 की तरफ। हा 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 हा। ये क्या हो गया? अभी ठीक करते हैं इसको। Under certain special circumstances, obligations resembling those created by contract। जैसे ही मैंने पढ़ा resembling those created by contract, फौरन मेरे जहन में क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट आ गया? दोनों आ गए, एक ही चीज के दो नाम है। imposed by law, although the parties have never entered into a contract, हालांकि पार्टीज का कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की यही ब्यूटी है, फिर भी लॉ कहता है दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। In view of the provisions of contract that describe the condition which must be fulfilled for claiming the amount in each of the following cases, अटेंटिव हो जाए, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे पूछूंगा जिससे पूछूंगा वही बताएगा। Bakir supplied a jacket to Sultan in order to save him from cold weather. Sultan, who was a minor, agreed to pay rupees 2000 for the jacket, although its market price was rupees 1500. कौन से वाला केस है? मर जाए, कलप कलप के मर जाए, नहीं बात समझ आने। लेकिन एक मेरे पास दाव है, एक जिससे आप नहीं बोलेंगे। एक क्लास में मैंने आजमाया था, बेहतरीन दाव था कि अब जो भी बोला ना उसकी क्लास ली जाएगी, उसको डांटा जाएगा। अब नहीं बोलना किसी ने। जी बता, हाँ कौन से वाला केस था? अच्छा आप तो बता दें, आपके लिए पाबंदी नहीं है। नहीं मेरी बहन बता दें, इजी होके बताएं, कोई इशू नहीं है। बताइए कौन से वाला केस? फर्स्ट वाला, शाबाश। पहले वाला केस था जिसमें 3 कंडीशंस थी। वो सारी कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। कौन सी कंडीशन लिखेंगे सर? वो 3 कंडीशन लिखेंगे। कौन सी 3? ओ भाईजान कौन सा केस है यार, बता दे। नेसेसिटी सप्लाइड टू माइनर। बताइए कंडीशंस क्या है? बाउंड बाय, खुदा का खौफ करें, ऐसे ना करें। आपको पता है 2 तरह की गलतियां होती हैं। एक तरह की गलती करने से नंबर कम आते हैं लेकिन स्टूडेंट पास हो जाता है, और दूसरी तरह की गलती से स्टूडेंट फेल हो जाता है। 2 तरह की गलतियां होती हैं, ठीक है?
अब बताएं, बताऊं कौन सी गलतियां? अब भूल तो जाते हैं आप, आपने कौन सा अमल करना है, मैं नहीं बता रहा, बताओ। नहीं, अमल तो आपने करना नहीं, फायदा मेरे कल्पने का। अभी कल्प एक बात कहता हूं, आप वो नहीं मानते। अब कहा मैं कहा किसी को नहीं, कोई और कोई नहीं बताएगा, सब बता रहे थे। अच्छा सुन ले, हमारे लॉ में थ्योरी का कोई भी पेपर होता है ना, उसमें याद करने के लिए अक्सर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे एसेंशियल्स है। हमने ऑफर के एसेंशियल्स पढ़े, हमने एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स पढ़े, हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़े, हमने कंसीडरेशन के एसेंशियल्स पढ़े, हमने मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स पढ़े, हमने क्वेश्चन के एसेंशियल्स वगैरह, फ्रॉड के पढ़े। वो गलती जैसे मार्क्स कम आते हैं लेकिन बच्चा पास हो जाता है, वो क्या है? एसेंशियल्स याद हैं लेकिन सारे नहीं याद, एक दो भूल गए, एग्जाम में गए एक दो एसेंशियल्स भूल गए, इससे नंबर कम आएंगे लेकिन बच्चा इंशाल्लाह पास हो जाता है। इस वजह फेल किस वजह से होता है? एसेंशियल सारे याद थे, सारे के सारे लिखे, लेकिन उसने पूछे थे ऑफर के, लिख दिए एक्सेप्टेंस के। तो ये जहन में रखिएगा, अगर सही कंसेप्ट पे पहुंच गए लेकिन कंसेप्ट को पूरा नहीं बता पाए, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के पहुंचे ही गलत कंसेप्ट पे, फिर वो गलत कंसेप्ट चाहे आप परफेक्ट क्यों ना रिप्रोड्यूस करते, नंबर 0 है और स्टूडेंट फेल। और कई दफा बाजुकात एग्जामिनर खुद क्वेश्चन बनाते हुए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे स्टूडेंट को धोखा लगे कि शायद ये वो वाला कंसेप्ट है, शायद ये वो वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन, अब मुझे बताइए, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, क्लियरली पता चल गया? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, क्लियरली पता चल गया? अब जरा क्वेश्चन देखिए आई कैप कैसे बनाएगा। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। एक्सेप्टेंस का लफ्ज भी डाल, हो गए ना कंफ्यूज थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद याद आया एक्सेप्टेंस तो हमेशा ऑफर ही की होती है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? एक्सेप्टेंस के ही एसेंशियल्स पूछ रहा है। तो ये इसीलिए मैं कहा करता हूं बार बार, क्या कहा करता भला, कि किताब के 300 सफ़े एक तरफ और जो पेपर के 4 सफ़े हैं, 5 सफ़े वो एक तरफ। जो पेपर के 5 सफ़े है वो पूरी किताब के 400 सफ़ों से ज़्यादा अहम है, एग्री करते हैं? क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आ गया ना वही कंसेप्ट अहम है, बाकी का कंसेप्ट अहम नहीं। और इसमें भी पेपर के 5 सफ़ों में भी वो 15 लाइनें जो रिक्वायरमेंट्स वाली हैं या 20 लाइनें जो रिक्वायरमेंट्स वाली हैं वो ज़्यादा अहम है बाकी के पेपर से। तो रिक्वायरमेंट को क्वेश्चन पेपर में बार बार पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़े, 3 दफ़ा पढ़े, कन्फर्म हो जाए कि यही पूछ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करें। वरना एस्टूडेंट, मैंने भी ये गलती की हुई है, रिक्वायरमेंट पढ़ी पहली दफ़ा, एक ही दफ़ा पढ़ी, जहन में आया वो लिखना, सारा बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है, जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो पता चला ये तो लिखना ही नहीं था, तो पूछा ही कुछ और था। तो ये जहन में रखे, क्वेश्चंस को कंप्लीट करना अहम नहीं है, क्वेश्चंस को करेक्ट करना रिक्वायरमेंट के मुताबिक, करेक्ट, ये अहम है। तो ये याद रखेंगे। क्या बताया भला, क्या याद रखना है कि एग्जाम में जाके रिक्वायरमेंट को बार बार पढ़ना है, जब 100% तकरीबन श्योर हो जाए क्या पूछ रहे हैं फिर लिखना शुरू करना है, चाहे इसमें आपका कोई टाइम एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए, ज़ाया नहीं, एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए। ठीक है, कोई मसला नहीं। पूछ लीजिए, जितने भी स्टूडेंट फेल होते हैं पूछ लीजिएगा उनसे, क्या इस वजह से फेल हुए हो कि टाइम कम था? कोई नहीं कहेगा कि टाइम, न्यूमेरिकल के पेपर्स में नॉर्मली ये होता है टाइम कम था। थ्योरी का कोई पेपर किसी से पूछ ले, टाइम कम होने की वजह से बच्चा फेल नहीं होता। किस वजह से? पेपर को सही अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये बात याद रखेंगे, रिक्वायरमेंट को बार बार पढ़ना है एग्जाम में, क्योंकि ये वो लाइंस हैं जो आपके पूरे बुक में सबसे ज़्यादा अहम थे, या पूरी जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो भाई इसीलिए बात यहाँ से शुरू हुई थी, आप सिचुएशन ही गलत बता गए। सही सिचुएशन में आप 1 पॉइंट लाना बताते तो मैं चुप कर जाता, निकल जाता आगे, लेकिन आपने सिचुएशन ही गलत बताई, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये कौन सा केस है फिर से बताइए, बाकिर वाला? नेसेसिटी सप्लाई।
इंटरेस्टेड पर्सन वाला तो नहीं है ना, नेसेसिटी सप्लाइड। अच्छा बताइए इसमें क्या कंडीशंस है, नेसेसिटी सप्लाइड की क्या कंडीशन है कि रिकवर करवाई जा सकती है, माइनर को गुड सप्लाई की गई है, क्या नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, रिकवर करवाई जा सकती है किससे, माइनर की प्रॉपर्टी से, लेकिन रीजनेबल प्राइस, जो कि इस केस में क्या है 1500। आपके सोल्यूशन में ये 4 अल्फाज लाजमी आने चाहिए, कौन कौन से, माइनर, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, रीजनेबल प्राइस। जिसके सोल्यूशन में 4 अल्फाज आगे आगे पीछे जो मर्जी लिखा हो पूरे नंबर इंशाल्लाह, और जिसने ये 4 अल्फाज नहीं लिखे पूरा सफ़ा क्यों ना छाप दे, नंबर नहीं मिलना उसको। आगे चलते हैं। सेकंड, रूही हु पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ सोलत विदाउट बीइंग आस्क्ड इज नाउ डिमांडिंग पेमेंट फ्रॉम सोलत। रूही ने सोलत का बिजली का बिल पे कर दिया, उसने कहा भी नहीं था उसको, उसे कह रहे पे मिलेगी पेमेंट वापस रूही को, क्यों नहीं मिलेगी, इंटरेस्टेड पार्टी नहीं, हालांकि लीगल पेमेंट है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है, उसने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने। क्वेश्चन में कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जिससे पता चले रूही का कोई इंटरेस्ट था, रूही का कोई इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट नहीं। हाँ अगर ये कुछ स्टूडेंट होते हैं ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, वो कहते हैं सर ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट था रूही का, ये भी तो नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट नहीं था। तो अगर आप ऐसे सोचना चाहते हैं तो फिर अजम्पशन ले, दोनों डिस्कस करते हैं कि इफ रूही का इंटरेस्ट था तो पैसे रिकवर हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, इफ रूही का इंटरेस्ट नहीं था तो पैसे रिकवर नहीं होते। यहाँ तो दोनों बातें लिखे, यहाँ अगर एक बात लिखनी है तो वो लिखे जो ज्यादा ऑब्वियस है। ज्यादा ऑब्वियस कौन सी बात है कि रूही इंटरेस्टेड पार्टी नहीं। कैसे हमें पता चला ये ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्लियर, आगे चलें जी। समय हाँ क्वेश्चन उन्होंने कहा सर आपने रिक्वायरमेंट्स देखे, रिक्वायरमेंट में बता रहा है डिस्क्राइब कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड। रिक्वायरमेंट में ये तो नहीं कह नहीं रहा कि बताइए रिकवरी पॉसिबल है कि नहीं है, कंडीशन पूछ रहा है। तो कंडीशन कौन सी पूरी होनी चाहिए, ये रूही मस्ट बी, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से पता चल रहा है कि बाय लॉ है, रूही मस्ट पे द बिल टू प्रोटेक्ट हर ओन इंटरेस्ट। ये कंडीशन पूरी होती है तो रिकवरी करवा सकता है, वरना नहीं। ठीक, और इसमें ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, रीजनेबल प्राइस की रिकवरी हो सकती है और वो भी अगर प्रॉपर्टी है, वरना नहीं। थर्ड, समी picked up the goods purchased by Nadia from the supermarket and took them to her car. Nadia did not object to it. Sami demanded service charges from Nadia. कर सकता है? अच्छा ये क्या है, कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है, शाबाश, ये समझ आ रही है बात। कंडीशंस क्या है जी, बाउंड लॉफुल एक्ट, बाउंड में लॉफुल एक्ट हो, लॉफुल है और नॉन ग्रेजुएस है, पर्सन हैज एंजॉयड द बेनिफिट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं पता चल रहा है कि पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट और लॉफुल है, ग्रेजुएस नॉन ग्रेजुएस का नहीं पता चल रहा। तो वो आप लिख सकते हैं कि एज दिस एक्ट इज लॉफुल and Nadia has enjoyed the benefits, therefore Kuli can recover the amount if it was a non-gratuitous act। समझ आ रही है? आगे चलते हैं। हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल, लेकिन हमने कंडीशन बतानी है ना, तो इसीलिए कंडीशन तीनों लिखते। नेक्स्ट, समी rented his house to Qurban for a period of 1 year at an agreed sum of rupees 10,000 per month. After the first 2 months, Qurban defaulted in making payment of the rent. Bakir, a neighbor, being concerned with the strained relationship between Sami and Qurban, paid the rent with good intention, सवाब की नीयत से। Subsequently, on Qurban's refusal to reimburse the amount, Bakir filed a suit against him on the ground that he made the payment to Sami which Qurban was legally bound to make, and being a khuzai contract, Bakir is entitled to reimbursement. Explain whether Bakir is justified? नहीं,
बाकरी को पैसे नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? एक मिनट है, पहले बताइए केस कौन सा है, हेडिंग कौन सी, कुजाई कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी टाइप है जिसमें केस बना हुआ है? ऐसे हाँ, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, तो पेमेंट फॉर हाँ वो नहीं है, तो कौन सा केस हुआ ये? ग्रेचुटस एक्ट है। ग्रेचुटस नहीं, ग्रेचुटस एक्ट वाला तो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में एग्जांपल ही नहीं थी। पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुटस एक्ट की एग्जांपल थी, पेमेंट फॉर ग्रेचुटस एक्ट की एग्जांपल तो नहीं थी। ये एग्जांपल तो चैप्टर 3 में थी, पेमेंट फॉर पास्ट ग्रेचुटस एक्ट। हाँ स्वाब की नीयत से, इस वजह से वो समझ आया ग्रेचुटस। अच्छा वैसे इनका आर्गुमेंट वैलिड है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ हेडिंग बताएं कौन सी वाली हेडिंग में ये आ रहा है, तो वह है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। उसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं? लॉफुल ड्यूटी ऑब्लिगेशन जो पे करनी है, दूसरा बाय इंटरेस्टेड पार्टी टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, तीसरा नॉन ग्रेचुटस। और ये 3 कंडीशन पहले लिख देंगे क्योंकि इसकी बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताया था ना कि स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, डिसीजन भी लिखना है, बेसिस ऑफ डिसीजन भी लिखना है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ डिसीजन में ये तीनों बातें हैं, तीनों कंडीशन आ जाएंगी। डिसीजन क्या है? पेमेंट कुर्बान, बाकर को रीइंबर्समेंट होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी। कैसे पता चला इंटरेस्टेड पार्टी? भाई वो नेबर है, वो उस घर में रहता ही नहीं है जिसका मसला है। और दूसरा ये वॉलंटरी एक्ट लग रहा है, ग्रेचुटस लग रहा है, क्यों? गुड इंटेंशन के वर्ड से। हाँ बाउंड बाय लॉ ठीक है, वो लीगल ऑब्लिगेशन है जो रेंट पे किया उसने, वो लीगली कुर्बान की लायबिलिटी थी वो पे करना, वो लीगल ऑब्लिगेशन है। नहीं बाउंड बाय लॉ में बाउंड जिसने पेमेंट ओरिजिनली करनी थी उसकी बात होती है, वरना वो तो किसी भी एग्जाम्पल में थर्ड पार्टी बाउंड नहीं होती। रेंट वाली एग्जाम्पल में, वो कस्टम वाली एग्जाम्पल में जब आए थे, या रेंट वाली एग्जाम्पल में, क्या जो रेंट पे रह रहा है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए बाउंड है? उसकी लायबिलिटी तो नहीं, लेकिन वो अगर पे कर देता है ताकि घर सील ना हो क्योंकि किराएदार अंदर रह रहा है, वो उसकी रिकवरी करवा सकता है। 11 मोहसिन एक्वायर्ड ए पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन मोरो सिंध का इलाका होगा, फ्रॉम ए लोकल लैंड लॉर्ड कासिम सोमरो on a lease term of 20 years. Revenue payable by Qasim Somro on his land to the provincial government was in arrears. As a result, the land was advertised for sale by provincial government. Mohsin, in order to prevent the sale of land, paid the sum due by Qasim Somro to the provincial government. Explain whether Mohsin can recover such amount from Qasim Somro. ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया है हमने, वही सेम उसने, तो रिकवरी हो सकती है। केस कौन सा है? मनी पेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन। तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, इंटरेस्टेड पार्टी थी, लीगल ऑब्लिगेशन थी, नॉन ग्रेचुटस पेमेंट की है, रिकवरी हो सकती है। डन। नेक्स्ट 12 Yasmin stayed at Hotel Fragrance during the exhibition of her famous jewelry brand. After she left, the housekeeping staff found a precious branded ring from a drawer which was handed over to the hotel manager. Meanwhile, Ahmad, who was staying at the hotel, stole the ring and escaped. अहमद ने रिंग चोरी कर ली। अच्छा इसमें फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड कौन था? होटल का मैनेजर। हाँ उसके पहले कि चूंकि उनका एम्प्लॉय था तो उसने एम्प्लॉय मैनेजर को हैंड ओवर कर दिया। मैनेजर होटल का मैनेजर या होटल का स्टाफ वो एक ही समझा जाएगा। Meanwhile, Ahmed, who was staying at the hotel, stole the ring and escaped. Hotel manager tried to contact Yasmin, but she had already proceeded on a year-long tour at an unknown destination. अच्छा मुझे बताइए कि चोरी होने से पहले, रिंग चोरी होने से पहले जब होटल के मालिक को मिली, मैनेजर को मिली, उसे यास्मीन को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी। बिल्कुल। अच्छा रिंग चोरी हो गई, अब भी उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।
अब ढूंढे, इन्फॉर्म करना और लीगल एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। जो चोर है उसे FIR दर्ज करवानी चाहिए, इसलिए वो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। In this, discuss what actions can be taken by the hotel manager in this scenario and what would be their rights when the ring is recovered। बताइए क्या होटल की मैनेजमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या होटल मैनेजमेंट यास्मीन के बिहाफ पे नेसेसरी लीगल एक्शन ले सकती है? बिल्कुल ले सकते हैं। जो अमानत होती है ना किसी के पास, अगर वो अमानत चोरी हो जाए तो वो उसको ढूंढने के लिए जो भी स्टेप्स जरूरी हों उसको लेने चाहिए। तो इसलिए होटल मैनेजमेंट या होटल मैनेजर नेसेसरी स्टेप्स लेगा, FIR दर्ज करवाएगा और चोर को ढूंढने की कोशिश करेगा। ये तो हो गए स्टेप्स जो उसने लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अंगूठी गुम होने से पहले वो कहता कि स्टेप्स क्या लेगा, तो हम कहते हैं अंगूठी को सेफ कस्टडी में रखने के लिए जो भी जरूरी स्टेप्स हैं उसे लेने चाहिए। लेकिन अंगूठी गुम होने के बाद नेसेसरी स्टेप्स क्या होंगे? उसको ढूंढने के लिए जो भी जरूरी स्टेप्स हैं वो लेंगे, चोर के खिलाफ लीगल एक्शंस लेंगे। और जब अंगूठी मिल जाए, उनके राइट्स क्या हैं जब अंगूठी मिल जाए? कि जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं वो रिकवर करवा सकते हैं। क्लियर जी? अगर नहीं मिलते तो अंगूठी अपने पास रखे। अगर यास्मीन कहे मैंने तुम्हें कोई एक खर्चा नहीं देना जो तुम्हारे हुए हैं, तो फिर होटल मैनेजर क्या कर सकता है? अंगूठी अपने पास रखे, उसको बेच के अपने एक्सपेंसेस अपने पास और बाकी के वापस यास्मीन को कर दे। अंगूठी ना मिले तो फिर कोई पैसा नहीं है, फिर कोई पैसा नहीं। एक्सपेंस भी क्या है? उसका अपना फॉल्ट था, उसके हाथ से अंगूठी चोर ले गया, ये कम फॉल्ट है उसका। जी हाँ जी, अगर लीगल एक्सपेंसेस के 2/3 प्राइस से ज्यादा हो जाए तो फिर सिर्फ 2/3। तो देखें, अब ये चीजें सिलेबस से बाहर जा रही है। अगर लीगल एक्सपेंसेस 2/3 से ज़्यादा भी हो जाएं तो असूली तौर पे स्टिल ओनर को 2/3 से ज़्यादा जो खर्चा हुआ वो भी पे करना चाहिए। लॉ ने ये नहीं कहा हुआ, नोट कीजिए, लॉ ने ये नहीं कहा हुआ कि सिर्फ 2/3 के अखराजात रिकवर होंगे, ये नहीं कहा हुआ। उसने क्या कहा? उसने कहा कि 2/3 तक पहुंच जाए अखराजात तो आप उस चीज़ को बेच के रिकवर कर सकते हो, ये कहा हुआ। तो 2/3 से ज़्यादा भी आपके अखराजात अगर होते हैं आप उनसे रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक राइट आ जाता है कि आप सेल कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चंस हो गए? अब क्या करना है? एम से छुट्टी नहीं करनी, अभी MCQs करना है। पहला, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट मींस ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, या ऑब्लिगेशंस पार्टली क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टली बाय लॉ, या ऑब्लिगेशन पार्शियली इन्फोर्सेबल बाय लॉ, या ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है, तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी ऑब्लिगेशंस है? इम्पोज्ड बाय लॉ। कौन सी ऑप्शन करेक्ट? ए ऑप्शन करेक्ट। सेकंड, एंड वाले भाई सेकंड ऑप्शन नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही, कोई बात नहीं, अब नजर आ रही है। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, नेचुरली क्रिएटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। हाँ, जिसको हमने ट्रांसलेट करते हुए कहा था, नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। सी, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एंड फेयरनेस, नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड में सी ऑप्शन। थर्ड, इन केस आर्टिकल्स ऑफ नेसेसरीज आर सप्लाइड टू द पर्सन हैविंग नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी और टू हिज डिपेंडेंट। हैविंग नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में उसका इशारा किसकी तरफ है? माइनर की तरफ, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की तरफ। उसको नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाई की जाती हैं, तो क्या होगा? सप्लायर इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डेट इनकैपेबल पर्सन, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंट, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डेट कैपेबल है। नहीं, इसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। अगर प्रॉपर्टी है तो फिर उसमें से रिकवरी होगी, पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती उनकी, यानी उनको हम इंसॉल्वेंट करार नहीं दिलवा सकते केस करके। डी, फ्रॉम नन ऑफ दिस,
करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डैड इनकेपेबल पर्सन. फॉर कंपनसेशन फॉर नॉन ग्रेचुटस एक्ट इज वैलिड प्रोवाइडेड party doing act has an intention to get compensation. Person for whom the act is done must have got benefit. Act done by the party is lawful. तो ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं? सब ठीक है, डी लिखूं, ऑल ऑफ द अबव. फिफ्थ, in case necessaries are supplied to the person having no contractual capacity, which of the following is recoverable from his property? Market price, contract price, या reasonable price, या cost plus price? Reasonable. ला वर्ड यूज करता है reasonable price. ठीक है, बज़ाहिर दिखने में मार्केट प्राइस भी रीजनेबल लग रही है, लेकिन बहरहाल ला ने जो वर्ड यूज किया वो कौन से है? रीजनेबल प्राइस. Finder of the goods is under legal obligation for taking reasonable care of the goods, required care of the goods, little care of the goods, that much care which he can take. स्टूडेंट कहने लगा सर that much care which he, जो भी केयर कर सकता है वो करे. तो अगर अंगूठी दरिया में गिर जाए तो उसको रिकवर करवाने, टेक केयर करने के लिए दरिया में छलांग लगा दे, मार तो सकता है छलांग, लेकिन वो रीजनेबल स्टेप नहीं ना होगा. तो कौन सी केयर करनी है? रीजनेबल केयर. प्राइस भी कौन सी रिकवर हुई थी पिछले वाले क्वेश्चन में? रीजनेबल प्राइस. रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल केयर, रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल केयर. कोई पूछे रीजनेबल प्राइस का वर्ड कहाँ यूज हुआ था कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में? रीजनेबल केयर का वर्ड कहाँ यूज हुआ था? 7. When one party under a mistake of fact or mistake of law pays money to another party which is not due by contract, then another party should refuse to repay it. Another party must repay it to the party paying it. B option correct. अभी हमने पढ़ा था. Another party may repay to party paying it. may नहीं, must करना चाहिए. Another party may refuse to repay. नहीं, उसे रिटर्न करना चाहिए अदर पार्टी को. 8. Quasi contract implies creation of legal rights and obligations between parties without making any formal contract. समझ आ रही है बात की? Which one of the following is not the type of quasi contract? Supply of necessities to the person having no contractual capacity. ये एग्जाम्पल थी. Supply of necessaries to the person having no contractual capacity or to his dependent. ये भी एग्जाम्पल थी. तो हमने कौन सी ढूंढनी है? अच्छा, जो एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है. Obligation to pay for non-gratuitous sector services. ये भी एग्जाम्पल थी. Obligation to pay for gratuitous sector services. ये एग्जाम्पल नहीं थे. ये कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल नहीं थी. ये चैप्टर 3 की एग्जाम्पल थी. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी. 9. Mr. A has lost his pet dog. Not being able to find it out, he announces that whosoever finds it and returns it back to him, he will reward him a certain amount. Mr. D found that dog and took custody of it. On tracing Mr. A, Mr. D claimed expenses which he incurred for the maintenance of dog and reward. कौन से पैसे मिलेंगे? रिवार्ड मिलेगा कि एक्सपेंसेस भी मिलेंगे? दोनों मिलेंगे. ये फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड वाला कंसेप्ट लगेगा. फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड में जो उसको रीजनेबल केयर करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगे वो मिलेंगे, रिवार्ड भी मिलेगा. करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए. मिस्टर ए इज बाउंड टू पे ओनली रिवार्ड टू मिस्टर डी, ओनली एक्सपेंस टू मिस्टर डी, बोथ रिवार्ड एंड एक्सपेंसेस के नथिंग, both reward and expenses to Mr. D. Mr. A is bound to pay both reward and expenses to Mr. D. Correct option हुई C. अगला क्वेश्चन जो इस सारे MCQ में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, एक ही समझ लीजिए काम का क्वेश्चन मुझे लगा. Mr. X supplied rice and wheat worth ₹20,000. Mr. Y supplied a mobile phone worth ₹30,000. And Mr. Z lent ₹50,000 for the purchase of necessaries to the wife and children of Mr. A lunatic. Mr. M has assets worth ₹100,000. वो जो lunatic है उसके पास प्रॉपर्टी है 1 लाख की.
कैन मिस्टर, इसका मतलब है मैक्सिमम जो अमाउंट रिकवर हो सकते हैं वो 1 लाख है, और ये तीनों 20, 30, 50 मिलके 1 लाख ही बनती है। कैन मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड रिकवर एनीथिंग फ्रॉम मिस्टर एम? मेरा ये ख्याल है सारे के सारे, चूंकि तीनों लाख रुपए 15 लाख की प्रॉपर्टी है, तीनों रिकवर हो सकते हैं, तीनों रिकवर नहीं हो सकते। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ रिकवर होगी, यूनाइटिक को डिपेंडेंट को जो प्रोवाइड किया है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ रिकवर। तो इसमें राइस नेसेसिटीज ऑफ सप्लाई है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, राइस एंड वेट है। मोबाइल फोन और 50,000 ये भी है, तो इसका मतलब है 20 + 50 30। मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड रिकवर करवा सकते हैं, वाई नहीं। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई तीनों रिकवर करवा सकते हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड नहीं, कुछ भी नहीं रिकवर करवा सकते। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई कैन रिकवर देयर फुल मनी, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जेड कैन रिकवर देयर, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? कुछ समझ आई? सारी आई, इतना तो समझाया भी नहीं मैंने जितनी समझ आ गई। In case of non-progressive sector service, obligation to pay arise if the following condition are satisfied. The thing must have done or delivered lawfully. Non-progressive sector केस में है ये lawful. The person who had done or delivered the thing must not have intended to do so gratuitously. इसकी इंटेंशन भी ग्रेचुअसली की नहीं थी, लॉफुल एक्ट है, इससे पता चल गया लॉफुल एक्ट है, इससे पता चला नॉन ग्रेचुअस है। द पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट हैव एंजॉयड बेनिफिट है, डी ऑप्शन करेक्ट। 12 इन क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट देयर आर लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कहां से आ गई, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, और लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है कि करो ना सही, लीगल ऑब्लिगेशन है, लाजमी करना, बी ऑप्शन करेक्ट। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 8 भी कंप्लीट। आज आपकी होम असाइनमेंट भी नहीं है कोई, आज आप एंजॉय करें जिंदगी। कल इंशाल्लाह चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, कल आपको होम असाइनमेंट भी मिलेगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।